हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज एमए उत्तरार्ध यानी एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पेपर जो फर्स्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम पढ़ाऊँगी। जैसा कि हम सब लोग को मालूम है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद और व्यवहारवादी क्रांति की जो महत्वता है उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की क्या भूमिका रही है। अगर हम सिरिल रॉज़मैन की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करें तो हम उसमें देख सकते हैं, डेफिनेशन है कि संक्षेप में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद उस लंबे वैज्ञानिक आंदोलन का केवल एक भाग मात्र है जो प्राय सभी सामाजिक विज्ञानों में एक लंबे समय से चला आ रहा है। यानी राजनीति विज्ञान ने भी उसी कहना चाहिए आंदोलन को अपने साथ जोड़ा है जो आंदोलन सामाजिक विज्ञानों में चलता आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यवहारवादी क्रांति से हमारा तात्पर्य क्या है। हम इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें तो उसमें हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में क्रांति शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया। 20वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की हुई और इस विकास का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर सामाजिक विज्ञानों ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमशः वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र एवं आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाया। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के संपूर्ण स्वरूप में एक आधारभूत और गुणात्मक परिवर्तन आया और इसे ही आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञानों के प्रसंग में क्रांति कहा गया है। यानी जो परिवर्तन आया उसमें हमने परंपरागत तरीके से जिन पद्धतियों वगैरह का हम लोग अध्ययन करते थे उनको हमने चेंज किया और उसको हमने आधुनिक यानी वैज्ञानिक स्वरूप उसको प्रदान करते हुए हमने जो परिवर्तन किया उसको सामाजिक विज्ञानों में क्रांति के नाम से जाना गया। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही राजनीति विज्ञान के प्रसंग में भी यह जो परिवर्तन है उसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक क्रांति का नाम दिया है। इस शब्द को चुनने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, वे परंपरागत राजनीति विज्ञान की दार्शनिक व कानूनिक अध्ययन पद्धतियों को अशुद्ध एवं अपूर्ण मानते थे और इसके आधार पर विकसित जो सिद्धांतवाद है उसका विरोध करते थे। उनकी दृष्टि में परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त अवधारणाएं मात्र आदर्शात्मक हैं, अर्थात ये अवधारणाएं अपनी प्रकृति से अव्यवहारिक एवं अयथार्थवादी हैं। दूसरा कारण वो मानते हैं कि वे राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यवहारिक व यथार्थ आधारों पर चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यद्यपि हम सबको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु में फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जो हैं वो अपने आप को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को प्राकृतिक विज्ञानों के भांति अपनी स्थितियों को रखना चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ और धीरे धीरे इसका विकास किस तरीके से किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके जन्म एवं विकास में प्राय दो तत्व आवश्यक रहे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। अगर हम इसको अन्य तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों के देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से सन 1908 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा इसी वर्ष प्रकाशित हुए A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वालास का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के मनोविज्ञान यानी उसके व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। बेंटले का मत था कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों के शासन के प्रति प्रतिक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। अगर हम व्यवहारवाद के विकास को देखें तो व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो सन 1925 में प्रकाशित हुई। मैरियम ने राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के प्रसार का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया। धीरे धीरे उसके सहयोगियों एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सबके राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया और इसे ही बाद में व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद के विकास एवं इसकी व्याख्या की दृष्टि से अन्य अनेक व्यवहारवादी विद्वानों के ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व कैप्लान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख किया जाना भी यहाँ उचित होगा। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानों की देन है और वर्तमान काल में राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य देशों में स्वीकारा गया है। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने पर्याप्त मदद की है। इस दृष्टिकोण या उपागम के प्रमुख समर्थक विद्वान जिनमें हम शामिल कर सकते हैं रॉबर्ट ए डहल को, डेविड ईस्टन को, हर्बर्ट साइमन, ल्यूशियन पाई, लासवेल, आर्मंड कॉलमैन, कार्ल डायश, वी ओकी जूनियर, एडवर्ड शील्स, हीज युलाउ, पॉवेल, डेविड ट्रूमैन, किर्क पैट्रिक आदि को। इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय और विकास को देख सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि व्यवहारवाद को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है या व्यवहारवाद का अर्थ और प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम रॉबर्ट ए डहल की परिभाषा से इस बात को देखना चाहेंगे कि व्यवहारवाद क्या है। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है।
इस परिभाषा में एक और तो व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया गया है और दूसरी ओर उसके उद्देश्य की ओर संकेत किया गया है। हीस जुलाऊ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। इसी तरीके से हम डेविड ईस्टन की परिभाषा को भी देख सकते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। इस तरीके से हम जब व्यवहारवाद को समझते हैं तो इसके लिए हम इसको व्यवहारवाद को समझने के लिए इसको दो पक्षों में बांट सकते हैं। पहला है इसका निषेधात्मक पक्ष और दूसरा है इसका भावात्मक पक्ष। अगर हम व्यवहारवाद के निषेधात्मक पक्ष को देखना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र का विरोधी है, वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी है, वह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। व्यवहारवाद का भावात्मक जो पक्ष है अगर उसको हम देखें तो उसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि भावात्मक पक्ष में जो बात हम ले सकते हैं वो है कि राजनीति शास्त्र यथार्थवादी बने और दूसरी बात हम इसमें ले सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन भी राजनीति शास्त्र हो सकता है। तो हमें इस तरीके से अपना कार्य करना चाहिए। अब हम व्यवहारवाद की प्रकृति को अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है और व्यवहारवाद की प्रकृति इसके ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है जो अन्य अवधारणाओं से उसकी भिन्नता व अंतर को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में बताया है जिसको हम जो हमारे पास लिखित सामग्री है उससे हम देख लेंगे। अब हम बात करते हैं व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्यों की। अगर इसका पहला लक्ष्य हम देखना चाहें तो वो है कि यह एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करता है। दूसरा, ये राजनीति विज्ञान का विकसित एक स्वरूप है या राजनीति का विज्ञान विकसित करना है इसके माध्यम से इसका उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है कि ये राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथा उद्देश्य के तौर पर हम देखना चाहें तो वह है कि राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना करता है और भी हम इसके उद्देश्यों की बात कर सकते हैं। विशेषतः हम कह सकते हैं कि यह वैज्ञानिक पद्धति से अपने निष्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, एक तरह की भविष्यवाणी की क्षमता का विकास करना चाहता है। और डेविड ईस्टन ने इसके व्यवहारवाद के लक्षण भी उन्होंने बताए हैं जिसको हम डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहते हैं। इसको हम और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं अथवा विशेषताएं जो हैं वो किस तरीके से हमारे समक्ष रखी गई है। इसको हम लोग जो दूसरा वीडियो है उसमें देखना चाहेंगे क्योंकि जो ईस्टन हैं डेविड ईस्टन उन्होंने व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं और जो विशेषताएं हैं उनका बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया है और उस वर्णन को समझने के बाद हम व्यवहारवाद को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं और जो विशेषताएं हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।